तो चलिए दोस्तों, आपका फिर से एक बार अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, आज 25 अप्रैल 2020। आज के दिन हम लोग सुजनॉन एनर्जी जो शेयर है उसका बिजनेस मॉडल को देखेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, उसकी हिस्ट्री को देखेंगे और जो उसकी न्यूज़ जो रनिंग में चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसका जो डेब्ट है वो उसने कैसे रिस्ट्रक्चर किया उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको इसमें बाय करना है कि नहीं उसके बारे में भी आपको इसमें बताऊंगा, और लेवल पे बाय करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब इसकी इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो जो सुजलॉन है वो कुछ सालों पहले इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आती थी। जी हाँ, टॉप 50 कंपनी में आती थी। लेकिन जो अभी कुछ सालों से ये बहुत बुरे हालात में चल रही है। और बेसिकली जो इसका बिजनेस है ये किस में वर्क करती है, रिन्यूएबल एनर्जी में वर्क करती है। तो चलिए अब इसके बिजनेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस था इसका, जिसको चलाने के लिए कंपनी को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते थे, जिसके लिए कंपनी को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। इसी कारण से उसने बॉन्ड के जरिए उन पैसों को उठाया। लेकिन जैसा परफॉर्मेंस कंपनी को करना था वैसे ही परफॉर्म नहीं कर पाई, जिससे जो कंपनी का डेब्ट बर्डन है वो बढ़ता चला गया और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होते चला गया, जिस कारण से ये कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेब्ट आ गया और लॉस में चली जाती रही ये कंपनी। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर डेब्ट का जो बर्डन है वो कब से आना स्टार्ट हुआ, मतलब कब से इसके ऊपर डेब्ट आया। तो चलिए देखते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ 2012 से। तब इसने डिफॉल्ट कर दिया सुजलॉन ने, रिपेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को डिफॉल्ट कर दिया। और बाद में जो 2013 में जो इसके लेंडर्स थे जिन्होंने सुजलॉन को पैसे दिए थे, वो अपने कैपिटल को, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जिस कारण से उन्होंने जो लोन का रिस्ट्रक्चर प्लान बनाया और इसी कारण से उन्होंने अप्रॉक्स 9,500 करोड़ रुपीज़ फिर से इसमें इन्वेस्ट कर दिया अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बाद में फिर से वही बात रही कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जैसी उम्मीद थी सभी को। 2 साल बाद मतलब 2015 को इसमें एक अलग प्रॉब्लम आ गई इसकी वॉलेटिलिटी को लेकर। तो जो दिलीप साहनी है ये सन फार्मा से रिलेट करते, इन्होंने इसमें अप्रॉक्स 23% का स्टेक बनाया और इसमें इन्वेस्टमेंट की अपनी। अब चलिए थोड़ी पुरानी न्यूज़ को भी देख लेते हैं। ये न्यूज़ 16 जुलाई 2019 को। तब जो सुजलॉन थी उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, जो लोन डिफ़ॉल्ट कर दिए थे अप्रॉक्स 1169 करोड़ रुपीज़ के बॉन्ड पेमेंट को इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया था। किसने? सुजलॉन ने। तो जिस कारण से इसके ऊपर इतने का और लोन आ गया था। एक और न्यूज़ है जहाँ सुजलॉन ने फिर से एक बार डिफ़ॉल्ट कर दिया अप्रॉक्स 7,200 करोड़ रुपीज़ का लोन। इसमें क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी इस लोन की? अप्रॉक्स 6,717 करोड़ रुपीज़। वहीं इसका जो इंटरेस्ट बना था वो था अप्रॉक्स 538 करोड़ रुपीज़। तो चलिए अभी तक हम लोग ने ये देख लिया कि इसके ऊपर टोटल जो कर्जा है वो आया कैसे। 2012 से लेकर 2019 तक, 2020 तक हमने देख लिया कि इसके ऊपर इतना सारा डेब्ट का बर्डन आया कैसे सुजलॉन के ऊपर। तो चलिए अब आगे और न्यूज़ को देख लेते। तो ये न्यूज़ है 24 जून 2019 की, जहाँ एक र्यूमर आ रहा था कि जो ब्रुकफील्ड एक कैनेडियन कंपनी है वो सुजलॉन को एक्वायर करना चाहती है, उसके एसेट को खरीदना चाहती है। लेकिन बहुत सारे डिस्कशन के बाद जो एंड मोमेंट पर उन्होंने अपनी जो डील है उसको पुल बैक कर लिया, वापस ले लिया। तो चलिए अभी तक हमने इसका डेब्ट का तो पूरा बर्डन देख लिया, इसके ऊपर आया कैसे 2012 से लेकर 2020-19 तक। तो चलिए अब आगे देखते हैं। न्यूज़ है जुलाई की, जहाँ जो सुजलॉन है वो बैंक्रप्सी की ओर बढ़ रही थी। अगर वो बैंक्रप्ट हो जाती, कौन? सुजलॉन, तो उसके बैंकर्स से लेंडर्स हैं जिनमें बड़ा नाम आता है किसका? एसबीआई का, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। 3 मेन लेंडर्स थे इसके जिन्होंने इसको लोन दिया था। तो अगर बैंक्रप्सी की ओर चली जाती तो सुजलॉन की जो वैल्यू पहले थी उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती, जिस कारण से उन्होंने कितने लेंडर्स और बैंकर्स ने इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट साइन कर लिया सुजलॉन के साथ, सुजलॉन को बचाने के लिए, जिससे सुजलॉन बैंक्रप्सी की ओर जाने से बच गई। और जो सुजलॉन पर लोन जो न्यू डेब्ट हो गया अप्रॉक्स $168 बिलियन के न्यू लोन हो गया। जो लेंडर्स और बैंकर्स हैं उन्होंने अपने लोन में अप्रॉक्स 68% का हेयर कट कर लिया, उन एग्री हो गए हेयर कट करने के लिए, क्योंकि अगर वो इतने का भी हेयर कट नहीं करते तो उनके जो पैसे थे अप्रॉक्स 32% अभी मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलते, क्योंकि सुजलॉन बैंकरप्ट हो जाती, जिस कारण से उन्होंने इतने में हेयर कट कर लिया, मान गए, एग्री हो गए, इतने में इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट को साइन कर लिया। तो जो लेंडर्स हैं वो इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट के लिए भी राजी हो गए और जो डेब्ट में है उसमें अप्रॉक्स 68% का हेयर कट के लिए भी राजी हो गए। उसके बाद जो सुजलॉन है उसने अपने डेब्ट के ऊपर उसके डेब्ट का रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान बनाया। तो चलिए देखते हैं उसने इस प्लान को कैसे क्या बनाया। तो देखते हैं जो उसका डेब्ट था अप्रॉक्स 40,000 करोड़ रुपीज़ का, किसका? सुजलॉन का। उसने अपने डेब्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था सस्टेनेबल डेब्ट और दूसरा था अनसस्टेनेबल डेब्ट। अनसस्टेनेबल डेब्ट का वो पोर्शन है जिसको सुजलॉन किसी भी कीमत पर चुका नहीं सकती, मतलब किसी भी प्रकार से उस डेब्ट को चुका ही नहीं सकती, चाहे वो अपने एसेट्स बेच दे, सब कुछ बेच दे। लेकिन जो डेब्ट है अनसस्टेनेबल उसको वो चुकाने में असमर्थ होगी। लेकिन जो सस्टेनेबल डेब्ट है वो डेब्ट का वो पोर्शन है जिसको वो चुका सकती है। तो जो लेंडर्स हैं तो वो राजी हो गए किसके लिए? अनसस्टेनेबल डेब्ट और सस्टेनेबल डेब्ट के लिए,
कि वो उनको बस सस्टेनेबल डेब्ट ही मिलेगा, इसके लिए वो राजी हो गए और वो सस्टेनेबल डेब्ट को अपनी फाइल से हटा देंगे। लेकिन एक और कंडीशन थी कि जो सस्टेनेबल डेब्ट है उसको जो सुजलॉन है वो कन्वर्ट करेगी इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, मतलब शेयर है उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। इसके लिए भी लेंडर्स राजी हो गए। तो चलिए अब समझ लेते, तो नए इक्विटी जो इशू होंगे, नए शेयर इशू होंगे तो कैसे क्या सिस्टम है उनका, उसके बारे में डिस्कस कर लेते। चलिए देखते हैं, अगर सस्टेनेबल डेब्ट इक्विटी में कन्वर्ट हुआ तो नए शेयर इशू होंगे। इशू हुए नए शेयर तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर को डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जितने शेयर इशू करेगी उतने ही आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ते चले जाएंगे, और जब आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ेंगे कंपनी के तो आपका जो उसमें हिस्सा है वो डाइल्यूट होते चला जाएगा, क्योंकि आपके हिस्से में जो ईपीएस रहे, अर्निंग पर शेयर आएगा, वो कम होते जाएगा। और जितना कम अर्निंग पर शेयर रहेगा, ईपीएस रहेगा, उतना ही कम उसके आपके शेयर की वैल्यू रहेगी। इसलिए जो नई इक्विटी इशू होने वाली है उनमें जो आपका हिस्सा है वो डाइल्यूट होते चला जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि देखिए इसमें पहले नए शेयर इशू होंगे, इस पर उनका डाइल्यूशन क्यों होगा। डाइल्यूशन इसी कारण से होगा क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाएंगे तो उनमें जो आपका हिस्सा है वो डाइल्यूट होते चला जाएगा, क्योंकि उसकी अर्निंग पर शेयर कम होगी। इसी कारण से आपका जो उसमें हिस्सा है वो डाइल्यूट होते चला जाएगा, जिस कारण से उसका शेयर डाइल्यूशन करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये शेयर डाइल्यूशन क्यों होता है और क्यों करना पड़ेगा इसका। चलिए अभी इसको अनसस्टेनेबल और सस्टेनेबल डेब्ट के बारे में तो देख लिया, और इनको सस्टेनेबल डेब्ट को नए शेयर में इशू करेंगे उसके बारे में भी देख लिया। लेकिन जो लेंडर्स हैं वो एग्री किस कंडीशन पे हो, तो उनकी कंडीशन देखते, तो चलिए देखते हैं। तो जो लेंडर्स हैं वो अपना लोन को लॉन्ग टर्म ओसीडीएस मतलब ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं, और दूसरा कि वो अपने लोन को इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं, और वो इस लोन को वारंट इशू में भी कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो इसी कंडीशन पर जो सुजलॉन कंपनी है उसने अपने डेब्ट का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया, तो उसके प्लान को देखते हैं डिटेल में। तो चलिए देखते हैं जो सुजलॉन एक कंपनी है वो अपने डेब्ट का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कैसे बनाती है, इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करती है। तो चलिए देखते हैं। ये मीटिंग हुई थी 18 अप्रैल 2020 को। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं इस मीटिंग में किस किस चीज़ का अप्रूवल हुआ है इस मीटिंग में। तो चलिए देखते हैं। तो जो सुजलॉन एनर्जी है वो इशू करेगी अप्रॉक्स 100 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी की, जिनकी फेस वैल्यू होगी अप्रॉक्स ₹2, और ईज टू बी इशूड एट द एग्रीगेट कंसिडरेशन ऑफ ₹1। मतलब जो उनका एग्रीगेट कंसिडरेशन रहेगा वो रहेगा ₹1 का। मतलब जो इसके लेंडर हैं 19 जो लेंडर्स हैं उनको जो इसके शेयर पड़ेगा पर ₹1 का इसका एक शेयर पड़ेगा, और अप्रॉक्स इससे वो 19,000 करोड़ रुपीज़ का लोन चुकाएगा, डेब्ट चुकाएगा। तो चलिए अभी ए पॉइंट में तो देख लिया कि इक्विटी शेयर अपना इशू करेगा। बी पॉइंट में देख लेते हैं। अप्रॉक्स 4,10,000 ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करेगा एट दी इंटरेस्ट ऑफ 0.01%। मतलब ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को OCDS भी बोलते हैं। इनको अपन लोग समझ लेते हैं होते क्या ये होते हैं। एक वैलिडिटी रहती है इनकी ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, एक वैलिडिटी रहती है। इसमें इसकी वैलिडिटी है अप्रॉक्स 20 ईयर। तो 20 ईयर्स तक लेंडर्स के पास ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स रहेंगे, और उनको हर साल उन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा अप्रॉक्स 0.01% का। और फिर 20 साल के बाद उनके पास चॉइस रहेगी कि वो अपने ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उनके पास एक ऑप्शन रहेगा। तो चलिए OCD इशू करेगा अप्रॉक्स 4,10,000 और एट द प्रीमियम ऑफ 0.01%, और उनकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़, और इसका जो एग्रीगेट कंसिडरेशन रहेगा वो रहेगा अप्रॉक्स 4,100 करोड़ रुपीज़ का। अब चलिए सी पॉइंट को देख लेते हैं। वारंट इशू करेगा अप्रॉक्स 50 करोड़ वारंट इशू करेगा ₹2 के, और ईच कन्वर्टेबल इनटू 1 इक्विटी, जो कि कन्वर्टेबल रहेंगे एक इक्विटी शेयर में, जिनकी फेस वैल्यू रहेगी अप्रॉक्स ₹2, और उनका जो एग्रीगेट कंसिडरेशन रहेगा वो रहेगा ₹1 का। तो जो इसका एग्रीगेट कंसिडरेशन रहेगा वो रहेगा जो इक्विटी शेयर इशू होंगे उनके हिसाब से, मतलब उन्हीं के बराबर इसका एग्रीगेट कंसिडरेशन रखा है कंपनी ने। आप देख सकते हैं ₹1 का उसका था, इसका भी ₹1 है। और एक और चीज़ अलॉट करेगा, वो है कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को समझते होते क्या है। इनमें अपन को ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में अपन लोग के पास चॉइस रहती है कि इनको अपन लोग की वैलिडिटी के बाद इनको शेयर्स या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो उनका कंपलसरी रहता है कि आप इनको वैलिडिटी के बाद आपको शेयर्स ही मिलेंगे, इनके बदले आपको कैश नहीं में दिया जाएगा। ये होते हैं कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। से लॉन्च करेगा अप्रॉक्स 400 करोड़ कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अपने लेंडर्स के लिए। अब चलिए और आगे देख लेते हैं। एक और चीज़ है पॉइंट 3 को देखेगा। ये और ऑफ इक्विटी शेयर इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं इनको, टू एन एक्सटेंड ऑफ
₹1000 करोड़ फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब जो एग्जिस्टिंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है उनका रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक्सटेंड करेगा अप टू 1000 करोड़ रुपीज़। किसके द्वारा? इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या तो फिर इक्विटी शेयर्स के द्वारा। तो चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या क्या करेगा। सुजलॉन अप्रॉक्स 100 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करेगा, जिनकी प्राइस रहेगी अप्रॉक्स ₹1 ईच और जिनकी फेस वैल्यू रहेगी ₹2। अब बी पॉइंट को देख लेते हैं। अप्रॉक्स 4,10,000 क्या करेगा? ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करेगा एट दी इंटरेस्ट ऑफ 0.01%। इनकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्स 4,100 करोड़ ओनली। तो चलिए अब सी पॉइंट को समझ लेते हैं। अप्रॉक्स 50 करोड़ वारंट को इशू करेगा ₹2 के हिसाब से, और जो कन्वर्टेबल रहेंगे शेयर्स में 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू 1, और इनकी जो प्राइस रहेगी बाद में वो रहेगी वारंट की ₹1 ईच। और अभी हम लोग ने देखा है कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी लॉन्च करेगा ये अप्रॉक्स 100 करोड़ रुपीज़ का। तो चलिए थर्ड पॉइंट को देखिएगा। इंश्योर करेगा इक्विटी शेयर इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट को, जिससे वो एक्सटेंड करेगा अप्रॉक्स 1000 करोड़ रुपीज़। किसके लिए? रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के लिए अप्रॉक्स 1000 करोड़ रुपीज़ का एक्सटेंड करेगा। ये अभी हमने देख लिया कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई थी 18 अप्रैल को, उसके लिए इसको क्या क्या अप्रूवल मिल गया बोर्ड का। अब बस अप्रूवल बचा है शेयर होल्डर्स का, उनका अप्रूवल मिलते ही ये लागू हो जाएगा। चलिए अब सुजलॉन एनर्जी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसमें अपर सर्किट लग गया था सुबह से ही। अप्रॉक्स इसमें 3.64% का डाउन देखने को मिला और अप्रॉक्स ₹0.1 का डाउन देखने को मिला, और इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी अप्रॉक्स 2.65। 21 तारीख से इसमें अपर सर्किट की जगह लोअर सर्किट देखने को मिल रहा हम लोग को। और वहीं 1 मंथ की बात करें तो उसमें देखिए इधर से इधर तक तो अपर सर्किट लगे, लेकिन इधर कब से 21 तारीख से उसमें लोअर सर्किट का सिलसिला जारी हो गया। मुझे लग रहा है अभी और आगे चलेगा इसका लोअर सर्किट का सिलसिला। वहीं 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के इसके रिटर्न देख लेते हैं, बिल्कुल फ्लैट ही समझिए आप 0 to 0। वहीं बाई TD मतलब 1 जनवरी से देख ले तो इसके रिटर्न दिए इसने अप्रॉक्स 39% के। वहीं इसका 5 ईयर का देख लेते तो 5 ईयर में आप देख सकते हैं डाउन ही रहा, अप्रॉक्स 88.98% डाउन हो गया। वहीं मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में अप्रॉक्स इसने 98.03% डाउन रहा। वहीं 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में अप्रॉक्स ये 61% डाउन रहा। अभी इसका जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है और लोअर सर्किट लग सकती है। इसी कारण से मैं आपको इसमें अभी बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बाय करें ही ना तो यही बेहतर है। और अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं तो अपनी कैपिटल का अप्रॉक्स 1 to 2% ही बाय करें। आपको ये अप्रॉक्स ₹2 से लेके 2 10 to 15 रुपीज़ तक मिल जाए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके लिए फेयर वैल्यू है, लेकिन मैं आपको इसमें आपकी कैपिटल का एक बार फिर से बोल रहा हूँ 1 to 2% ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि अब ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ गया। इसी कारण से उस पर ऑपरेटर्स की नज़र भी बनी रहती हैं, और ये इसका जो वॉलेटिलिटी रहती है इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा रहती है। कभी अपर सर्किट टच कर लेता है तो कभी भी लोअर सर्किट टच कर सकता है। इसी कारण से मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ अपनी कैपिटल का 1 to 2% इसमें इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। आप इसमें पोजिशन ट्रेडिंग कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप इस चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में आपकी कुछ प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं हमसे।